बच्चों आज हम सॉलिड स्टेट के नीट में प्रीवियसली पूछे क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम रिसेंट ईयर से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे 2019 में पूछे क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है किससे किससे बच्चों, कैटायन सी और एनायन ए से मिलकर के, यानी एक कंपाउंड बना है कैटायन सी और एनायन ए से मिलकर के। आगे बढ़ते बच्चों दे रखा है कि जो आपका एनायन है, ये देखिएगा जो आपका एनायन है वो HCP लैटिस का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि यहाँ पर लैटिस का फॉर्मेशन करने वाला अभी कौन सा लैटिस बच्चों, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है बच्चों, आपका एनायन कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बोलता है कैटायन कहाँ पे बैठा है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी कितने पूरे 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर अप नहीं किया है, कितना किया है बच्चों, 75% ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करके रखा है। ठीक है, चलिए तो इन दोनों डाटा से हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जो लैटिस बना रहा है उसके करस्पॉन्डिंग उसके रिस्पेक्ट पे हम जेड इफेक्टिव की बात कर लेते हैं, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सॉल्यूशन में आएंगे सबसे पहले फॉर HCP। बच्चों HCP के लिए जेड इफेक्टिव कितना होता है, जेड इफेक्टिव होता है बच्चों, आपको बता दूं कि एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका HCP मॉडल होता है बच्चों, ये होता है आपका AB टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों कैसा होता है, 3 डायमेंशन में AB टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें बच्चों एक लेयर आपका कुछ ऐसा होता है, ए लेयर। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका बी लेयर, मैं रफली बना रहा हूं इसको, और ये होता है बच्चों आपका सी लेयर होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके मिला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, ये लेयर ए है। ठीक है, लेयर ए में कहां कहां पर होता है बच्चों एटम्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 कॉर्नर्स पर, 6 कॉर्नर्स पर। उसी तरीके से आपका सबसे नीचे का जो लेयर है उस पे भी कितने कॉर्नर्स होंगे बच्चों, आपके 6 कॉर्नर्स होंगे। तो 6 कॉर्नर्स पे 6 एटम और इधर 6 कॉर्नर्स पर 6 एटम। लेकिन कंट्रीब्यूशन मैं ये नहीं बोला 100%, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फेस के सेंटर पे होगा, लेयर ए के फेस के सेंटर्स पे होता है। अच्छा लेयर बी में कहां पर होता है बच्चों, तो लेयर बी यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर, ये बेसिकली क्या है बच्चों आपका, ये बेसिकली है बच्चों आपका एक यूनिट सेल है, जिसमें लेयर ए में सारे कॉर्नर्स पर और फेस पर। अच्छा उसी प्रकार से जो नीचे का लेयर है उसमें, नीचे के जो ए लेयर है उसमें 6 कॉर्नर्स और बॉडी के फेस के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर, फेस के सेंटर पे। ठीक है, जो आपका लेयर बी है बच्चों उसमें क्या होगा, वो आपका बोल सकते हो कि लेयर बी यानी कि यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर आपके 3 एटम्स अवेलेबल होते हैं। अब अगर आप शेयरिंग की बात करोगे बच्चों, तो जो आपका कॉर्नर पर जो है ना उसकी शेयरिंग कितने जगह से होती है, 6 जगह से होती है। कैसे कैसे बच्चों, तो देखिए 1 2 3, 3 तो आपको यहीं पर दिख जाएगा। ये अगर आप ऐसा बनाते हो तो एक भाग ये हुआ बच्चों, दूसरा भाग ये हुआ और तीसरा भाग ये हुआ, तो 3 जगह से आप कहां दिख रही है। अच्छा इसके यूनिट, इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, तो 3 और ऊपर 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे। मतलब 3 इधर और 3 इधर, कितने जगह हो जाएंगे, 6 जगह। तो कॉर्नर पर होने कारण आप यहाँ पर 1/8 लिखने की गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, क्यूब वाली बात नहीं है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हो। तो शेयरिंग होगी 1 2 3, यानी 3 इधर और 3 इसके ऊपर, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अच्छा ऐसे कितने कोने हैं बच्चों, तो 6 इधर और 6 इधर, 6 और 6 कितने, 12। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 गुना 1/6 प्लस। अच्छा जो आपका फेस सेंटर है बच्चों, आपको पहले पता है फेस सेंटर कोई कहीं का भी हो, क्यूबिक यूनिट सेल हो या हेक्सागोनल यूनिट सेल हो। ठीक है, ये आधा ऊपर आधा नीचे, तो यानी कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक यूनिट सेल में, 1/2 ही होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कितना फेस सेंटर है, 1 और 2, तो लिखेंगे 2 × 1/2 प्लस प्लस। अब बात करते हैं बच्चों इस बॉडी के सेंटर पे, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो आपका बी लेयर है वो तो बॉडी के सेंटर में पड़ रहा है बच्चों, और बॉडी के सेंटर पर जो भी एटम होगा उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन, उसका कोई भी शेयरिंग, वेरी सॉरी, कोई भी शेयरिंग नहीं होता है। उसका क्या होगा बच्चों, 100% कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 2 1, 100% कंट्रीब्यूशन है। तो आप अगर यहाँ से निकालोगे बच्चों तो कुल मिला करके ये कितना आने वाला है, आप सॉल्व करो, ये आने वाला बच्चों 6, यानी बोल सकते हो देयरफॉर नंबर ऑफ एनायंस पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एनायंस पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ कैटायंस की। तो नंबर ऑफ कैटायन कितना है बच्चों,
तो नंबर ऑफ कैटायन, देखिए कैटायन यहाँ पर 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 75% मतलब कितना 75/100, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 3/4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का संख्या कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने नंबर में होते हैं पर यूनिट सेल। तो आप ध्यान रखना पर यूनिट सेल जितना आपका जेड इफेक्टिव होता है उतना ही क्या होता है आपका बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो जेड इफेक्टिव कितना बच्चों 6 है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 6 ही होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/4 × 6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 3/2, यानी क्या हो जाएगा 9/2। तो आपको एनायन पर यूनिट सेल मिल चुका है और नंबर ऑफ कैटायन पर यूनिट सेल मिल चुका है 9/2। तो देयरफॉर बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैटायन 9/2, एनायन 6। राउंड ऑफ करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही कट जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा 12, 6 2 जा कितना 12। थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, 3 का टेबल पढ़ें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा बच्चों C3A, C3 3 3 जा 9 और 3 4 जा, यानी हो जाएगा 3C3A4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का टेबल पढ़ो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा बच्चों C3A4। अब देखिए चेक करिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों C3A4। C3A4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पर दे रखा बच्चों आयरन के एटम्स को बीसीसी स्ट्रक्चर में अरेंज किया गया है। ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करके रखे हैं कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। फिर बोलता है जैसे ही टेम्परेचर 900 के ऊपर जाता है, मतलब रूम टेम्परेचर से बढ़ते 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 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चले गया है, तो बच्चों अचानक से जो आयरन के एटम्स बीसीसी फैशन में थे वो किस में चले गए, एफसीसी फैशन में चले गए। तो फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के डेंसिटी का रेशियो पूछा है कहां पर, तो एट द रूम टेम्परेचर 2 या विद रिस्पेक्ट टू द कहां पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमको पता है डायरेक्टली डेंसिटी का रिलेशन होता है, डायरेक्टली डेंसिटी का रिलेशन बोल रहे फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन अगर रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो बीसीसी है तो बोलेंगे बीसीसी फैशन टू द डेंसिटी ऑफ आयरन एबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा फैशन में बच्चों, देख लो यहाँ से एफसीसी फैशन में है, एफसीसी। चलिए अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फटाफट बता दूं आपको, Z × M/A³ × N। नीचे के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर Z क्या होता है बच्चों, Z जो वेरिएबल होता है, यानी बीसीसी के लिए Z कितना होता है बच्चों 2 होता है। बीसीसी के लिए फटाफट अगर आप देखोगे तो बीसीसी के लिए क्या होता है बच्चों 8 कॉर्नर होंगे, 8 × 1/8। अच्छा, कॉर्नर पर अभी मैंने 1/6 बोला था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चों हेक्सागन था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो वहां पे एक एटम का कॉर्नर पर एक एटम रखे हो उसका शेयरिंग 6 अलग यूनिट सेल से होता है। पर क्यूब में क्या होता है बच्चों, एक एटम जो अगर आपने कॉर्नर पर रखा उसका शेयरिंग बच्चों 8 डिफरेंट यूनिट सेल में होगा। ठीक है, तो वहां पर 1/6 था कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों, एक यूनिट सेल में 1/8 होगा। ठीक है, प्लस बॉडी के सेंटर पर कोई भी शेयरिंग नहीं होता है, 100% कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल में, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अच्छा, एफसीसी में होगा तो एफसीसी में कितना होता है बच्चों 8 कॉर्नर होगा, प्लस प्लस फेस के सेंटर, तो कितने फेस है बच्चों 6 फेस होंगे। देखिए फ्रंट टॉप बॉटम 2 हो गए, फ्रंट बैक 2 और 2 4 हो गए, और लेफ्ट राइट 6 हो गए। तो फ्रंट टॉप टॉप बॉटम 2 हो गए, फ्रंट बैक 2 हो गए और लेफ्ट राइट 2 हो गए, 6 हो गए। तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 × 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो यानी कि Z की वैल्यू बीसीसी के लिए 2 पुट करेंगे, एफसीसी के लिए 4 पुट करेंगे। M क्या रहेगा बच्चों, आयरन का जो आपका एटॉमिक वेट है वो तो सेम ही रहेगा, Na तो सेम ही रहेगा। अच्छा, A क्या होगा बच्चों, तो इसी बीसीसी के लिए देखिए बीसीसी में हम क्या करते हैं बच्चों, बॉडी डायगोनल यूज करते हैं, यानी कि फ्रंट फेस का कॉर्नर से कहां जाएंगे, बैक फेस के कॉर्नर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी का डायगोनल। अच्छा, तो बॉडी का डायगोनल यूज करते हैं बच्चों, तो बीसीसी के रिलेशन हो जाएगा 4 = √3 हो जाएगा। अच्छा, एफसीसी के लिए क्या होगा बच्चों, तो एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, मतलब इसमें हम फेस का डायगोनल यूज करेंगे, तो फेस का डायगोनल आपका ये हो जाएगा, इसी फ्रंट फेस के उस कॉर्नर से इस नीचे वाले कॉर्नर की तरफ आओगे। ठीक है, यानी यहाँ से चल के आप यहाँ तक आओगे, ये आपका क्या हो जाएगा फेस का डायगोनल हो जाएगा। और ये होता है बच्चों आपका 4 रिलेशन क्या होता है, 4 √2a होता है। ठीक है, अब क्या बचा बच्चों, सारे वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पुट करना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Z की वैल्यू बीसीसी के लिए कितना 2 × M को M रहने दो अपॉन AQ बीसीसी के लिए, तो यहाँ से A की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा बच्चों 4R/√3 का
क्यूब इंटू Na अपॉन नीचे आ जाओ तो नीचे एफसीसी के लिए जेड कितना होता है बच्चों, वहां आपने निकाल रखा है, कितना होता है जेड इफेक्टिव 4 इंटू एम अपॉन एफसीसी के लिए क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू √2 है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4r अपॉन √2 का क्यूब इंटू एन एन कैंसिल आउट, एम कैंसिल आउट, ठीक है। अब जो बच गया बच्चों उसका सिंपली आपको सिंपलीफाई कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ और सिंपलीफाई कर लेता हूँ। तो सिंपलीफाई अगर करते हैं तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 अपॉन 4r का क्यूब इंटू √3 का क्यूब इंटू, देखिए बच्चों ये चले जाएगा कहाँ आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4r अपॉन √2 का क्यूब इंटू 4, ठीक है बच्चों। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक काम करते हैं, मिस्टेक हो गया कुछ, रुकिए एक मिनट, ये ऊपर नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, देखिए ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4r अपॉन √3 का क्यूब इंटू 4r अपॉन √2 का क्यूब अपॉन 4, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 अपॉन 4r का क्यूब इंटू √3 का क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों 4r का क्यूब अपॉन √2 का क्यूब इंटू 1 अपॉन 4। चलिए अब देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, 4r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, ऊपर बचा बच्चों √3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा बच्चों √3 का क्यूब अपॉन नीचे क्या आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है 2 इंटू √2 का क्यूब, 2 इंटू √2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा बच्चों √3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन नीचे आ जाओ तो 2 तो पहले से ही है और ये आपका हो जाएगा क्या 2√2, तो यानी कि फाइनली बोल सकते हैं बच्चों क्या आ जाएगा 3√3 अपॉन 2 टू जा 4√2। अब देख लीजिए कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है 3√3 अपॉन 4√2, तो 3√3 अपॉन 4√2 आपका करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी एआईपीएमटी 2017, वेरी सॉरी, एआईपीएमटी 2017 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट का क्वेश्चन है ये। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन व्हिच साइज ऑफ एनायन एंड कैटायंस आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब बोलता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जहां पर कैटायंस और एनायंस का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाए, यानी रेडियाई ऑलमोस्ट क्या हो जाए, आयनिक रेडियाई क्या हो जाए नियरली सेम हो जाए। पर बच्चों ये स्टेटमेंट आपका है सरासर गलत, क्योंकि मैं आपको नीचे बता दूं शॉर्ट में थ्योरी कि जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट होता है बच्चों, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है उन कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स whose कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, पहली चीज तो ये है। वैसे कंपाउंड में होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, लो होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि देयर इज लार्ज डिफरेंस, ये आपको डायरेक्टली ध्यान में होना चाहिए बच्चों, बिटवीन कैटायन एंड बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस बच्चों ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी फ्रैंकल डिफेक्ट वहां पे आ पाएगा, ठीक है। तो ये तो बोलता है कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तो स्टेटमेंट आपका गलत है। पूछा गया था आपसे, इनकरेक्ट ही पूछा है, मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो गलत है पर पूछा भी तो वही है ना जो गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बात तो आंसर तय हो गया। अब चलते हैं आगे दूसरा स्टेटमेंट्स को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल चुका है, पर हम यहीं पे नहीं, हम पूरे स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्या बोलता है बच्चों, सेकंड बोलता है कि डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट। तो बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट की अगर बात करें तो फटाफट हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसमें डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है या चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सारे में क्या रखे हैं बच्चों, एटम्स रखे हुए हैं, ऐसे मैंने कलर कर दिया, ठीक है, कैटायन ए एनायन
ऐसे लिख लेते हैं ए प्लस बी माइनस ए प्लस एंड बी माइनस एंड सो ऑन, ठीक है, सब में ऐसा अल्टरनेट बैठा दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब मीन वाइल हुआ क्या, यहाँ देखिए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यहाँ क्या है ए प्लस बी माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। अब मीन वाइल हुआ क्या है, शॉर्टकट इफेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, शॉर्टकट इफेक्ट मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस क्या हो जाएंगे, मिसप्लेस नहीं बोल सकते इसको, मिसप्लेस मतलब अपने जगह से हट जाएगा, ठीक है। अपने जगह से हमेशा के लिए परमानेंटली क्या होते हैं बच्चों, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि एक कैटायन और यहाँ का बच्चों एक एनायन गायब हो चुका है, तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ से देखिए एक कैटायन एक एनायन गायब हो चुका, दो आयन गायब हो चुके, यानी मास क्या होगा बच्चों, कोई चीज अगर बाहर जा रहा है हमेशा के लिए तो मास क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। पर देखेंगे वॉल्यूम तो क्या रहेगा बच्चों, इसका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को होता है मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट रहा, पर मास क्या हो जा रहा है बच्चों, कम हो जा रहा है। क्यों मास कम हो रहा है, यहाँ से एक एनायन और एक कैटायन का इक्वल नंबर में गायब हो रहा है, तो मास तो कम हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहते मास कम हो रहा है, यानी मास कम होने से डेंसिटी भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल शोइंग शॉर्टकट इफेक्ट विल गेट रिड्यूस्ड। तो देखिए यहाँ पे दिया था डेंसिटी डिक्रीज दिया, मतलब ये क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर पूछा तो इनकरेक्ट है आपसे, तो ये स्टेटमेंट गलत था, ये आपका सही है। आगे चलते हैं, आगे बोलता है बच्चों Fe0.96O हैज नॉन स्टैकोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मैं इसमें आपको थ्योरी बता दूं बच्चों कि जो आपका नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो बेसिकली आयरन के साथ, वो बेसिकली कौन सा करता है, वही मेटल आपका शो करेगा, वही मेटल इन्वॉल्व होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है। फिलहाल यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, आयरन के फॉर्म में दे रखा है, तो आयरन के फॉर्म में बच्चों ये 0.93 to 0.96O होता है, और ये बिल्कुल इसी रेंज में दे रखा है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बच्चों आपका सही है। Fe0.96O में क्या होता है बच्चों, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट बिल्कुल अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए लास्ट स्टेटमेंट में आते हैं, NaCl सॉलिड इज इंसुलेटर। बिल्कुल बच्चों अगर NaCl का मोल्टेन फॉर्म होता तो बिल्कुल वो क्या करता बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था, करंट फ्लो होता, पर सॉलिड फेज में है तो यहाँ पर कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। सिलिकॉन बच्चों क्या होता है, बच्चों को पता है बच्चों क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सिल्वर क्या होता है बच्चों, कंडक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है, पर चूंकि महंगा होता है इसलिए कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसको यूज जनरली नहीं करते हैं, पर ये वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होता है। और बच्चों रही बात क्वार्ट्ज की, क्वार्ट्ज इज पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तो क्वार्ट्ज बच्चों बिल्कुल पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता ही होता है। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मतलब ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड, ठीक है, ओवर द आयनिक क्रिस्टल। अगर आप किसी एक आयनिक क्रिस्टल पर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलेंगे उसको। और क्वार्ट्ज बिल्कुल उसका एक अच्छा एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है, तो बिल्कुल ये भी सही हो गया। यानी कि बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, सही है, तो गलत कौन निकला, ये गलत है। अब वही तो बोला था इनकरेक्ट सेलेक्ट करने, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ए हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ए क्या है बच्चों आपका गलत। चलिए अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास क्या दे रखा है, कैल्शियम फ्लोराइड एक कंपाउंड दे रखा है, यानी Ca। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, CaF2 क्या दे रखा है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, CaF2 दे रखा है, ठीक है। CaF2 में बोला है आपको कि कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल होगा बच्चों, कैल्शियम आयन होगा Ca2+ और एक क्या होगा बच्चों, F- होगा, ठीक है। तो कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन का आपसे क्या पूछा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन में पूछा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि Ca2+ आयन कितने फ्लोराइड आयन के कांटेक्ट में होगा, F- के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि बच्चों कांटेक्ट में होगा, क्योंकि बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि एक एटम या एक आयन अपने कितने और क्लोजेस्ट नेबरिंग एटम या आयन के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Ca2+ कितने F- से कांटेक्ट में होगा, और F- कितने Ca2+ आयन के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। हमको ये चीज पता करना है, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये तो हमने समझ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो क्या निकालना है कि कैल्शियम 2+ आयन कितने F- से कांटेक्ट में है, और फ्लोराइड आयन कितने कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में है। डायरेक्टली कांटेक्ट मतलब डायरेक्टली टच कर रहा है, दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कैल्शियम आयन होता है ना, वो बच्चों क्या करता है, वो आपका CCP लैटिस का फॉर्मेशन करता है, CCP लैटिस का फॉर्मेशन करता है। और F- जो होता है बच्चों वो होता है ऑल द टेट्राहेड्रल
वाइड में होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको ये पॉइंट पता है तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैल्शियम आयन बच्चों क्या करता है, सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और F माइनस क्या होता है बच्चों, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। तो अगर सीसीपी लैटिस की बात करें तो Z इफेक्टिव कितना होता है बच्चों, Z इफेक्टिव होता है 4 होता है, ठीक है। क्योंकि सीसीपी लैटिस यानी FCC, तो कहां कहां पर मिलेगा बच्चों आपको, FCC में 8 कॉर्नर पर होंगे कैल्शियम एटम और 6 फेस सेंटर पर होंगे कैल्शियम एटम। कुल मिलाकर के अगर आप निकालो कंट्रीब्यूशन तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप जो है फ्लोराइड आयन की बात करते हो तो आप देखिए, मैं आपको साइड में बता दूं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, Z इफेक्टिव के बराबर होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, ट्वाइस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों अगर Z इफेक्टिव कितना है, 4 है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, 4 होगा। और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हुआ तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हो कि F माइनस कितने होंगे बच्चों, 8 होंगे। F माइनस कितने होंगे बच्चों, 8 होंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर इनकी लोकेशंस की बात करोगे तो लोकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं बच्चों, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि all 8 corner and 6 face center, ठीक है। all 8 corner and 6 face center कैलकुलेट करोगे 8 into 1/8 और 6 into half आपको मिलेगा 4। अच्छा ये जो है बच्चों ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों 2 tetrahedral voids on each body diagonal। ऐसे भी आप देख सकते हो बच्चों कि हर एक बॉडी डायगोनल पर कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। चलिए अब बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, एक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल में 4 होते हैं, तो 4 into 2 4 और into 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते थे। अच्छा अब ये जो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं ना, ये कहाँ पर होते हैं बच्चों, ये होते हैं √3/4a डिस्टेंस ऑफ √3/4a फ्रॉम सेंटर, ठीक है बच्चों। सेंटर से कितना होता है दूरी इसका, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का √3/4 होता है। पर हमको इस दिशा में नहीं जाना है, हमको बस ये पता करना है कि एक कैल्शियम आयन कितने F माइनस से कांटेक्ट में होगा डायरेक्टली, कितने F माइनस को टच करेगा, और एक F माइनस कितने Ca2+ को टच करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये सब फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, जितने काम की बातें थे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैसे कैसे वैल्यूज, ये 4 आया है और ये 8 आया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना कि कैल्शियम आयन कितने हैं, 4 है, और फ्लोराइड आयन कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि कैल्शियम आयन जो है खुद 8 है ना, सॉरी खुद 4 है, पर एक कैल्शियम आयन कितने के टच में होगा, 8 फ्लोराइड आयन के कांटेक्ट में होगा, 8 फ्लोराइड आयन के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। और एक F माइनस जो है वो आपका एक F माइनस जो है वो आपका कितना कैल्शियम आयन है बच्चों, 4 है ना, तो हो जाएगा 4 कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम के लिए हो जाएगा 8 और फ्लोराइड के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 and 4, अब आप चेक करो इसमें 8 and 4 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 8 and 4। कैल्शियम के लिए 8, फ्लोराइड के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको चेक कर लो ना, एक कैल्शियम आयन कितने फ्लोराइड से घिरा होगा, 8 घिरा होगा, मतलब डायरेक्टली टच कर रहा होगा। अच्छा एक फ्लोराइड आयन कितने कैल्शियम को डायरेक्टली टच कर रहा होगा, चेक कर लो कितना, एक यूनिट से 4 है, तो एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट बनाएगा, और एक फ्लोराइड आयन डायरेक्टली 4 कैल्शियम आयन के साथ कांटेक्ट बनाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, कैल्शियम के लिए 8, फ्लोराइड के लिए 4। सो करेक्ट आंसर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 आयन है A+, मतलब एक केटायन है A+ के फॉर्म में और एक एनायन है B- के फॉर्म में, और दोनों का बच्चों आपको रेडियस दे रखा है, केटायन का रेडियस भी दे रखा है और एनायन B- का रेडियस भी दे रखा है। आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन AB, कंपाउंड AB। तो क्या करेंगे बच्चों, साफ साफ दिख रहा है कि अगर आपको आयंस का रेडियस दे रखा है, करस्पॉन्डिंग केटायन एनायन का रेडियस दे रखा है, तो बच्चों क्वेश्चन जैसा बनता है रेडियस रेशियो के फॉर्मूले पर। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो रेडियस रेशियो आर रेडियस रेशियो क्या होता है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ केटायन, देखिए रेडियस रेशियो क्या होता है, r+ अपॉन r माइनस। r+ की वैल्यू कितनी है, r+ मतलब केटायन की वैल्यू कितनी है रेडियस की, 0.98 into 10 की पावर -10 अपॉन, नीचे आ जाइए, r माइनस यानी रेडियस ऑफ एनायन कितना है बच्चों, 1.81 into 10 की पावर -10।
चलिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आ रहा है 0.54। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना वैल्यू देगा बच्चों 0.54 आपको वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए अब रेडियस रेशियो आ गया आपका 0.54। अब ध्यान दीजिएगा अगर रेडियस रेशियो बच्चों इसका होता है बच्चों टेबुलेशन होता है, टेबुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा थ्योरी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम जितना आपके थ्योरी इसमें कवर हो सकते हैं बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं छोटे से पार्ट को जो ये वैल्यू जिसके बीच में लाई कर रहा है। अगर रेडियस रेशियो क्या होता है बच्चों 0. ये जो वैल्यू आई है ना इसकी बात कर रहे हैं 0.414 से कहाँ 0.732 के बीच में अगर लाई करता है। कहाँ बच्चों 0.414 से लेकर के कहाँ पर 0.732 के बीच में अगर रेडियस रेशियो लाई करता है, ये साफ साफ इंडिकेट करता है। अच्छा बोलोगे यही रेंज क्यों लेकर के चले, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे रेडियस रेशियो कितना है 0.54। 0.54 से इसी के बीच में आएगा ना बच्चों, 0.54 से इसी के बीच में आएगा। अगर ऐसा रेंज मिल रहा है आपको तो मतलब समझ जाना कि कैसा ज्योमेट्री है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है विथ ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। कितना कोऑर्डिनेशन बच्चों 6। अब चेक करो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो पूछा है 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना था आपको इसमें बच्चों। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के से बोल सकते हो कैसा क्रिस्टल होगा बच्चों, तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होगा इसमें। अगर आपसे ऐसा पूछा था तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, लिथियम है, लिथियम एक मेटल है जो कि बीसीसी फैशन में क्या है बच्चों अरेंज्ड है, और जिस बीसीसी फैशन में अरेंज्ड है उस यूनिट सेल का, जिस यूनिट सेल के अंदर वो बीसीसी फैशन में अरेंज्ड है उसका डेंसिटी आपको दे रखा है 520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा क्या है उस यूनिट सेल का। ठीक है बच्चों, जिस यूनिट सेल में लिथियम अरेंज्ड है उस यूनिट सेल का आपसे क्या पूछा है बच्चों, एज लेंथ पूछा है, यानी ए की वैल्यू पूछा है। सिंपल से बच्चों देखो, सिंपल आपका दिमाग तुरंत यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए। डेंसिटी दिया है, एज लेंथ या पूछ रहा है, मतलब डेंसिटी का रिलेशन यूज करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों z into m अपॉन a क्यूब into n। फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। एक काम करते हैं, इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो 520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है बच्चों। इसको अगर आप क्या करोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 520 into 10 की पावर 3। तभी ये किलोग्राम किस में जाएगा बच्चों ग्राम में, और मीटर क्यूब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 की पावर 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही तो होगा बच्चों। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों 520 into 10 की पावर -3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए पुट करना स्टार्ट करें बच्चों। ये हो गया 0.52 हो गया इक्वल्स टू बच्चों बीसीसी है। बीसीसी के लिए ना जाने में कितनी बार अभी रिपीट कर रखा बिना थ्योरी पढ़ाए, बीसीसी के लिए कितना होता है समझा भी रखा हूँ कैसे होता है। ये बीसीसी के लिए कितना होता है बच्चों 2 होता है, तो 2 into चलिए यहाँ कंपाउंड तो है नहीं तो मोलर वेट ना बोल करके क्या बोलेंगे बच्चों एटॉमिक वेट। तो कितना दे रखा 6.94, तो 6.94 ग्राम पर मोल अपॉन ए क्यूब। बच्चों यही तो आपको निकालना है, एज लेंथ यही तो ये निकालना है, इनटू एवोगैड्रो कितना होता है बच्चों 6.023 into 10 की पावर 23। चलिए तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट इसको पुट करें, एक तरफ लेकर के जाएं 2 into 6.94 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 0.52 into 6.023 into 10 की पावर 23। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है बच्चों, जो बच गया इसका क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए अब क्यूब रूट निकालना है, सॉल्व करना है। ये इतना अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता दूं यहाँ से फिर क्या होना है। क्या है बच्चों सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला क्वेश्चन। अगर आपने इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया फिर क्या बचेगा, कैलकुलेशन आपका काम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 into 6.94 अपॉन 0.52 into 6.023 into 10 की पावर 23 होल रेस्ट पावर क्या जाएगा बच्चों 1/3। क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा। आप एक बार चेक करिएगा, ये आपका टास्क होमवर्क है, आप इसको अगर चेक करिएगा इसको निकाल करके 3.52 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.52 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। पर बच्चों यहाँ पे सारे ऑप्शन किस में दे रखा है पिकोमीटर में। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए पिकोमीटर में, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 352 पिकोमीटर। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका 352 पिकोमीटर, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए, सिंपली फॉर्मूला पता था, वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेशन आपका काम है, जो आप करना आना चाहिए करते आना चाहिए विद द कन्वर्जन।
ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम आ गए हैं 2015। अब हम कहाँ आ गए बच्चों, ईयर 2015 में आ गए हैं। तो 2015 में देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। पूछा गया आपसे बीसीसी लैटिस यूनिट सेल में खाली जगह कितना होता है, ठीक है। यानी कि देखिए आपने क्या किया है, यूनिट सेल लिया, क्यूबिक यूनिट सेल लिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये क्या बीसीसी है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट से लिया, क्यूबिक यूनिट से लिया, उसमें अपने एटम्स को अरेंज कर दिया, कहाँ कहाँ पर, सारे यानी 8 कॉर्नर्स पर और एक बॉडी के बीच में। अब इसके बाद एटम्स को अरेंज करने के बाद जो यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में जगह खाली बच गया, उसका परसेंटेज आपसे पूछा है। तो बच्चों चलिए क्या होता है ये, अगर हम निकालते हैं परसेंटेज इफिशिएंसी तो क्या हो जाएगा, नीचे होता है बच्चों टोटल वॉल्यूम, नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हालांकि देखो ये क्वेश्चन हम 2 सेकंड में खत्म कर देंगे, हमको पता है बीसीसी है, ये सब रिजल्ट आपको वैसे याद होना चाहिए। बीसीसी है तो क्या हो जाएगा बच्चों 68%। बीसीसी का एफिशिएंसी कितनी होती है, बीसीसी के लिए परसेंटेज एफिशिएंसी होती है बच्चों 68% होता है। तो देयरफॉर ये 68% तो क्या आपका ऑक्युपाइड स्पेस है, तो एम्प्टी कितना हो जाएगा, एम्प्टी विल बी 100 माइनस 68, कितना हो जाएगा बच्चों 32% हो जाएगा। अब 32% कौन है देख लो, बी आंसर है। तो आप देखो बीसीसी के लिए आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, कितना होता है बच्चों 68% भरा हुआ जगह होता है। यानी कि एक यूनिट सेल में, एक क्यूबिक यूनिट सेल में 68% जगह एटम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो खाली कितना बचेगा, 100 में से माइनस कर देंगे, बचेगा 32, दैट इज योर बी जो करेक्ट आंसर। पर अगर प्रोसेस से देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अच्छा ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, यही होगा बच्चों। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम्स कितने होंगे, तो ये होता है बच्चों जेड इफेक्टिव इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम क्या होगा बच्चों यहाँ पर स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा तो एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका ये तो एक एटम यानी एक स्फेयर का वॉल्यूम है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, जेड इफेक्टिव से। और आपको पता है बीसीसी में बच्चों जेड इफेक्टिव कितना होता है, जेड इफेक्टिव होता है बच्चों 2 होता है, यही होता है ना। अच्छा नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अच्छा कैसा यूनिट सेल है बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूब का यूनिट कितना होता है, क्यूब यूनिट सेल, इसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, a क्यूब होगा इनटू 100 करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, बच्चों ऊपर वेरिएबल r है और नीचे वेरिएबल आपका a है। तो हमको पता है कि बीसीसी के लिए क्या होता है 4r = √3 है। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4r अपॉन √3 हो जाएगा। तो आप बच्चों यहाँ पर a की जगह पर क्या पुट कर दो यार 4r अपॉन √3 का क्यूब। अब देखो बच्चों सारे वेरिएबल्स ऊपर भी यार नीचे भी यार कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू आ जाएगी, और ये फिक्स वैल्यू बच्चों कितनी आती है 68% आता है। इनटू 100 करना भूल गए, कोई बात नहीं, इनटू 100 कर लें बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है 68% आता है। तो ये वही 68% है जो मैंने आपको डायरेक्टली बोला था रिजल्ट याद करने के लिए, जो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। मतलब 68% जगह एटम्स ने घेर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया किसका, क्यूबिक यूनिट सेल का। तो खाली कितना बचा 100 में से 68 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 32%, यानी बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोलता है बच्चों एक मेटल है जो कि क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हो रखा है, क्रिस्टलाइज हो रखा है, अरेंज तो हो रखा है, ठीक है। और उस यूनिट सेल का आपको एज लेंथ यानी स्मॉल a की वैल्यू आपको 361 पिकोमीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब ये जो बच्चों आपका क्यूबिक यूनिट सेल है ना जिसमें ये मेटल अरेंज हुआ है, ये तो दे ही रखा है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज्ड है या एफसीसी फैशन में है, बीसीसी फैशन में है, एचसीपी फैशन में है, तो दिया ही नहीं है। तो बच्चों आगे आप एक क्लू देखना है यहाँ पर, इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, क्या बोल रखा है बच्चों यहाँ पर, एक यूनिट सेल में कितने एटम मेटल एटम अवेलेबल है, मतलब पर यूनिट सेल आपको 4 एटम मिल रहा है। मतलब बच्चों यही तो आपका की पॉइंट था, यहाँ पर आपको मिल चुका है Z इफेक्टिव कितना बच्चों 4 है। सिंपल सा लॉजिक है, Z इफेक्टिव कितना बच्चों यहाँ पर 4 है, क्योंकि एक यूनिट सेल में आपको 4 मेटल एटम दे रखा है, मतलब कि Z इफेक्टिव में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना बच्चों 4 है। और ये 4 है मतलब समझ जाना है क्या बच्चों FCC है, क्योंकि ये 4 कब आता है Z इफेक्टिव, जब आपका यूनिट सेल कैसा हो FCC हो, मतलब कि एटम्स यूनिट सेल में कैसे अरेंज्ड हो FCC फैशन में हो। अब बचा क्या बच्चों, चलिए अब FCC में हमको पता है बच्चों क्या होता है 4r √2a, 4r क्या था बच्चों √2a। अब बोलोगे ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, अच्छा आगे देखिए बच्चों BCC होता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होता, तो हम क्या करते बॉडी डायगोनल यूज करते 4r = √3a यूज करते, पर फेस सेंटर्ड है तो हम क्या यूज करेंगे फेस डायगोनल 4r = √2a।
ठीक है बच्चों। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर दिया क्या है, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है, हैविंग एन एज लेंथ ऑफ इतना पिकोमीटर, आपको एज लेंथ दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है कितना 361 पिकोमीटर, और आपसे पूछा क्या रेडियस ऑफ द एटम, तो रेडियस ऑफ एटम क्या है आर होता है बच्चों। चलिए तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों √2a/4, चलिए √2 इंटू ए की वैल्यू कितनी देखिए तो कितना दे रखा है, एज लेंथ कितना दे रखा है 361 पिकोमीटर, तो करेंगे 361/4 ये तो लिखेंगे बच्चों। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्या है बच्चों, तो रेडियस ऑफ द एटम कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करना, ये आ जाएगा बच्चों आपका 127 पिकोमीटर, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बस इसमें इतना ही करना था, तो रेडियस आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है, बस इसमें नहीं करना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, आप ध्यान से पढ़िए इसको, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको बच्चों क्या दे रखा है, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें आपको सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। चलिए बारी बारी चलते हैं बच्चों, ठीक है, ये मैंने अपने थ्योरेटिकल सपोर्ट बताने के लिए आपको मैंने फिगर बना रखा है, ठीक है। पहला बोलता हूँ फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए अभी देखिएगा ये आपका क्या है, क्रिस्टल लैटिस एक यूनिट सेल या बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस को हमने शो कर रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है, उसको छोड़ दीजिए, अब इधर आइए। फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है बच्चों की कैटायन जो है अपनी जगह से उठ करके कहां चले जाए, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाए, ठीक है। तो कैटायन कोई भी कैटायन हो सकता है, ठीक है, तो कैटायन यहां से उठ करके कहां चले गया बच्चों, इंटरस्टिशियल साइट में चले गया है। तो बच्चों ये क्या है, क्या ये मिसप्लेस हो रहा है, क्या हमेशा हमेशा के लिए गायब हो रहा है, नहीं, कैटायन क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अपनी जगह से उठ करके इंटरस्टिशियल साइट में चले जा रहा है, मतलब दिस काइंड ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज आ गई, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं जो कि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चों कंडीशन क्या होता है, पहला होता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहां पे एग्जिस्ट करता है बच्चों, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड वाले में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज क्या होना चाहिए बच्चों, लार्ज साइज डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन किसके बच्चों, कैटायन एंड एनायन। अच्छा तीसरी चीज, अगर फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल अगर आप देखोगे तो बच्चों ये AgCl, AgBr सिल्वर के हैलाइड्स हैं। अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बच्चों, ZnS भी हो सकता है, जिंक ब्लेंड भी हो सकता था। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मेटल के ही हैलाइड्स आपको ये दे रहे हैं। यहाँ पे एक भी क्या है, देखिए आपको यहाँ पर एक भी क्या है, हैलाइड अल्कलाइन मेटल, अल्कली मेटल यहाँ अवेलेबल है क्या, नहीं है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों आपका गलत हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें आप AgI भी हो सकता है, AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्कलाइन मेटल तो है ही, कहाँ है, क्या है, सिल्वर और जिंक अल्कली मेटल ग्रुप कौन से बिलोंग करता है, नहीं करता, मतलब स्टेटमेंट क्या है गलत है। तीसरा देखिए शॉर्टकट इफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, पहले मैं इसमें आता हूँ क्योंकि फिगर अभी मैंने फ्रैंकल हिसाब से बनाया है। चलिए अब बोलता है फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोलता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट आने से इससे क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाएगी। कैसे हुई कम आप बताइए, डेंसिटी को क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। बच्चों ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पोर्शन है ये तो कांस्टेंट ही है, चाहे कोई बाहर है चाहे कोई अंदर है, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। अब बारी आती है मास की, तो आप बताओ क्या यहाँ से इस लैटिस से कोई आयन बाहर गया है, नहीं, कोई आयन अंदर आया नहीं, यानी ना तो मास कम हुआ है ना तो मास ज्यादा हुआ। अपना पोजीशन चेंज किया बच्चों, पोजीशन चेंज करने से मास चेंज नहीं हो जाएगा, यानी मास भी क्या रह जाएगा कांस्टेंट, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो क्या रह जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आने से डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ क्या बोलता है, डिक्रीज बोल रहा है, सरासरी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत है, ठीक है। चलिए अब लास्ट स्टेटमेंट आते हैं, सी में आते हैं, शॉर्टकट इफेक्ट में आते हैं। तो शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखिए बेसिकली शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ से शॉर्टकट इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो एक कैटायन और मान लो यहाँ से एक एनायन को उठाया, इक्वल नंबर में जब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इक्वल नंबर में जब कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं बच्चों, हमेशा हमेशा के लिए अपने लैटिस साइड को छोड़ के चले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्टकट इफेक्ट बोलते हैं। चलिए तो शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होगा देखते हैं, डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। चलिए डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, बच्चों वॉल्यूम जो भी इस लैटिस का कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट, पर चूंकि दो लोग चले गए हैं चाहे कोई भी हो, ठीक है, फिलहाल कौन है, एक कैटायन एक एनायन, तो दो आयन के जाने का मास क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो मास अगर कम हो गया
तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कम, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और न्यूमरेटर कम होने से ये रेशियो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगा। मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलता क्या है, नो इफेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पूछा गया था आपसे, करेक्ट पूछा है, करेक्ट ये है, मतलब सही आंसर आपका स्टेटमेंट ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं AIPMT 2014 की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट AIPMT 2014 में क्या पूछा गया था आपसे, क्या दे रखा है यहाँ पर, एक क्यूब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्यूब है, उसका एज लेंथ ए दे रखा है, एज लेंथ कितना ए है, और आपसे पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम। ठीक है बच्चों, दो पॉइंट आप ध्यान देंगे यहाँ पर, एक बोला है बॉडी सेंटर एटम, यानी बॉडी के सेंटर पर हमने एक एटम लगा लिया, ठीक है, बॉडी के बीचों बीच हमने जाके क्यूब में, बॉडी के बीच में जाके हमने एटम लगा लिया, और एक कहाँ पर है बच्चों, कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पर है, ये रहा आपका कॉर्नर एटम। ठीक है बच्चों, कॉर्नर एटम तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कितने कॉर्नर से बच्चों, 8 कॉर्नर है, 8 में से कोई भी हो सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपसे पूछा गया कॉर्नर एटम और बॉडी सेंटर एटम के बीच की दूरी, मतलब इनडायरेक्टली बच्चों आपसे दूरी इसकी बस पूछी गई है। अगर हम इसको पॉइंट ए बोलते हैं, इसको हमने बोला सेंटर को एम बोला, बस आपसे ये दूरी पूछी गई है। पर ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला लेते हैं, ठीक है, इसको हमने मिला लिया। अब आप ध्यान देंगे, इसको हमने बोला पॉइंट सी, इसको बोला पॉइंट बी, और हम क्या करते हैं, देखिए चूंकि बॉडी सेंटर एटम आ गया, तो बॉडी सेंटर एटम आते ही एक बात है ध्यान रखना कि कौन सा फैशन हो जाएगा बच्चों, बीसीसी मॉडल हो जाएगा, बीसीसी मॉडल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब बीसीसी मॉडल आ गया तो हम कौन सा डायगोनल यूज करते हैं बच्चों, हमेशा बीसीसी मॉडल पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा डायगोनल लगाते हैं, कौन सा डायगोनल यूज करते हैं बच्चों, बॉडी डायगोनल यूज करते हैं। यानी हम क्या यूज करने वाले हैं बच्चों, बॉडी डायगोनल यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन एफसीसी पे होता तो हम फेस डायगोनल यूज किए होते। ठीक है, चलिए अब देखिए बॉडी डायगोनल कितना होता है, तो देखिए वैसे तो मैं डायरेक्टली लिखूं तो बॉडी डायगोनल यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एसी हो जाएगा। देखिए बॉडी डायगोनल क्या होगा, पीछे का फेस का कॉर्नर और आगे का फेस का कॉर्नर एसी, ये आपको बॉडी डायगोनल हो जाएगा। और ये कितना होता है बच्चों, डायरेक्टली √3a होता है, एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a। पर आया कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैंने इसको मिलाया किसको बच्चों, बीसी को, तो बीसी क्या है बच्चों, बीसी आपका होता है फेस डायगोनल। ध्यान दीजिए नीचे का जो आपका फेस है ना, फ्लोर फेस जो आपका बीसी क्या देगा, बॉडी डायगोनल। कैसे निकालोगे, ए और ए, पाइथागोरस लगाओ, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चों, √2a हो जाएगा। अच्छा अब अगर आप इन ट्रायंगल कहाँ आते हो बच्चों, ए बी सी आते हो, ये देखो ए बी और सी, इन ट्रायंगल एबीसी जो आपको ब्लैक से मार्क करके दे रखा है एबीसी, तो एबीसी में बच्चों बताओ एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये हाइपोटेनस एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। मतलब कितना बच्चों, ए बी कितना है, ए है, और बीसी कितना है, अभी आपने निकाला, फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, √2a का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, √3 है, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो चलो मैं आपको समझा दिया बताने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, पर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3a एंड सो ऑन। यहाँ पर हमको जरूरत किसकी है, क्योंकि हमसे पूछा बॉडी सेंटर एटम और कॉर्नर एटम के बीच की दूरी, तो ये रहा बॉडी सेंटर, ये रहा कॉर्नर, मतलब हमको ये दूरी चाहिए, एम चाहिए, और एम क्या है बच्चों, एम है इस बॉडी डायगोनल एसी का जस्ट हाफ है, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, एम इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ एसी, यानी हाफ ऑफ एसी। एसी क्या है बच्चों, बॉडी डायगोनल कितना है, √3a, जो तुमको डायरेक्टली भी याद है, याद होना चाहिए, √3a, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, √3a/2 हो जाएगा। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर है √3a/2। ये कौन सा आंसर है आप चेक करो, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट 2013 AIPMT 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखा है कि मेटल है, उसका फैशन भी दे रखा है बच्चों, मेटल कौन से फैशन में एग्जिस्ट कर रहा है, एफसीसी फैशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उस यूनिट सेल का आपको एज लेंथ दे रखा है, और उसका डेंसिटी दे रखा है बच्चों, सब तो दे रखा है, आपको ए की वैल्यू दे रखा है 404 पिकोमीटर, आपको रो डेंसिटी दे रखा है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको एफसीसी लैटिस दे रखा है, मतलब आपको जेड पता चल गया, एफसीसी लैटिस से बच्चों जेड कितना होता है, 4 होता है। आपसे पूछा क्या है, अननोन क्या है, देखिए इधर एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, z * m/a³ * n। चलिए फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी कितना बच्चों, ये देखिए कॉपी करिए, 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू z कितना हो जाएगा 4, कहाँ से लिया मैंने, एफसीसी लिया तो 4, ठीक है, इनटू m, a तो निकालना है, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, अपॉन a³। अब बच के रहना है यहाँ पर,
चूंकि हमने क्या किया है, देखिए डेंसिटी किसमें पुट किया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पुट किया है, तो ए जो दिया है ना ये पिकोमीटर में है, तो अगर ये बच्चों ये मैं लिख देता हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो बच्चों एज लेंथ भी किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब पिकोमीटर और सेंटीमीटर क्या होता है बच्चों, एक पिकोमीटर कितना 10 की पावर -12, मतलब अगर पिकोमीटर को मीटर में चेंज करो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर सेंटीमीटर में करना है तो -10 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 404 × 10 की पावर -10 का क्यूब इनटू बच्चों एविगेटर नंबर क्या होता है 6.023 × 10⁻23, यही होगा बच्चों। चलिए अब यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालेंगे तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 2.72 इंटू 404 का क्यूब इंटू 6.023 इंटू, देखिए ये बच्चों 10⁻10 का क्यूब 10⁻30 और 10⁻23 कितना है 10⁻7 डिवाइडेड बाई, चलिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप इसको सॉल्व करना एक बार, ठीक है, ये आपका काम है, आपका टास्क है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका नियरली 27 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब आप चेक करिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, 27 ग्राम पर मोल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए धन्यवाद।